माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सुष्मिता एसबी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुष्मिता एसबी पे। तो क्लास 10, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों का मॉडल पेपर जो है आ गया है 2024 एंड 25 का। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ गई हूँ हिंदी का मॉडल पेपर। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चंस जो है। तो आप लोग सबसे पहले तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। ठीक है, और आप लोग एकदम जम के पढ़िए, बिल्कुल भी मतलब अभी से एकदम ठान लीजिए कि हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, टाइम को वेस्ट नहीं करना है। तो आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे जो है ना अपठित गद्यांश है आपके लिए। ठीक है, इसको पहले आप लोग को पढ़ना है और उसके बाद इसका आंसर करना है। तो आइए मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। स्वस्थ हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, सबसे करेक्ट चीज़ है स्वस्थ। इंसान जब तक स्वस्थ रहता है ना तो वो मतलब क्या बोलूँ मैं, स्वस्थ ही मतलब हमारा एक धन है। धन तो हमेशा रहेगा, बट जब आप अस्वस्थ हो जाओगे ना तो ये कोई काम नहीं आता है। तो स्वस्थ हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। करेक्ट बात है, जब आप बिल्कुल स्वस्थ रहोगे ना तो आपको भी आपका मन अच्छा रहेगा, मस्तिष्क अच्छा रहेगा। लेकिन जब आप अस्वस्थ होते हो ना तो आपका मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, मतलब कहीं भी कुछ भी करने को मन नहीं होता है। यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें अपने खान पान, दिनचर्या और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। करेक्ट बात है, हम अस्वस्थ कब होते हैं, जब हम अपने खान पान का ध्यान नहीं रखते हैं, अपने दिनचर्या और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, अपने खान पान, दिनचर्या और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। जब अपठित गद्यांश आता है तो गद्यांश को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब आप अच्छे से गद्यांश को पढ़ोगे तो उसका आंसर भी सही से कर पाओगे और इसी से आपको अपना क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाता है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद अच्छे स्वास्थ्य के मुख्य स्तंभ है। करेक्ट चीज़ है, जब हम संतुलित आहार भोजन में खाएंगे, नियमित व्यायाम करेंगे। अभी तो ऐसा हो गया ना, इंसान का डे टू डे का एक्टिविटी ऐसा हो गया कि लोग, बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग करते हैं, व्यायाम करते, एक्सरसाइज करते हैं घर पे, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा भी वो टाइम नहीं निकाल पाते अपने एक्सरसाइज करने के लिए। बट ये गलत चीज़ है, हमें थोड़ा सा भी अपने लिए समय निकाल के एक्सरसाइज करना चाहिए। और पर्याप्त नींद, अच्छे स्वस्थ, पर्याप्त नींद। करेक्ट बात यह है कि अभी लोगों में क्या हो गई है, जब से फ़ोन आया, स्मार्टफोन आ गया, लोगों की नींद भी क्या होते हैं, पहले के लोग, अभी के बच्चे जो है बहुत ज़्यादा देर देर तक जगते हैं, लेकिन पहले के लोग क्या करते थे, जल्दी सो जाते थे, क्योंकि उनको फ़ोन का वो सब आदत नहीं होता था। ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे, पढ़ लेते थे, जिनको पढ़ना है जैसे 11-12 बजे तक पढ़ लिए, सो गए। लेकिन अभी क्या है, बच्चों को फ़ोन देखना है। इसके अतिरिक्त तनाव से बचना और सकारात्मक सोच रखना भी स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होता है। तनाव से बचना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना और सकारात्मक सोच रखना भी स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होता है। स्वास्थ्य का सीधा संबंध हमारे दैनिक कार्यों और उत्पादकता से होता है। जो व्यक्ति स्वस्थ होता है वह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी अधिक सक्षम होता है। करेक्ट। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में कई लोग अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर देते हैं। करेक्ट बात है, कई लोग अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर देते हैं। ठीक है, एंड जिससे दीर्घकालिक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहकर एक स्वस्थ और सुखी जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। करेक्ट बात है कि लोग अपने काम में और अपने में इतने बिजी हो जाते हैं कि लोग क्या करते हैं, अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर देते हैं आजकल, और इसी के कारण जो है बीमारियां जो है उसका खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं और क्या करेंगे, इसका सही से सही आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ जीवन जीने के लिए गद्यांश में किन मुख्य स्तंभों का उल्लेख किया गया। अगर आपको करेक्ट आंसर पता है जल्दी से कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, कौन सा मुख्य स्तंभ बताया गया था। तो स्वस्थ जीवन जीने के लिए कौन सा स्तंभ बताया गया, यहाँ पे ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन ए है संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद, बी है केवल व्यायाम और खान पान, सी है तनाव और सकारात्मक सोच, डी है शारीरिक और मानसिक आराम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए,
संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद, जो कि यहाँ पे गद्यांश में बताया है। देखिए ये लाइन, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद जो है अच्छे स्वास्थ्य के मुख्य स्तंभ है। तो इसीलिए अपठित गद्यांश में क्या है, गद्यांश को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है और गद्यांश में से ही हमें आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वास्थ्य का सीधा संबंध किससे है? स्वास्थ्य का सीधा संबंध किससे है? ऑप्शन है सामाजिक जीवन से, दैनिक कार्य और उत्पादकता से, धन संपत्ति से, भागदौड़ भरी जिंदगी से। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैनिक कार्यों और उत्पादकता से। स्वास्थ्य का सीधा संबंध किससे है? दैनिक कार्यों और उत्पादकता से। यहाँ पे देखिए ये लाइन यहाँ पे दिया हुआ है ना, स्वास्थ्य का सीधा संबंध हमारे दैनिक कार्यों और उत्पादकता से होता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या है। तनाव से बचने के लिए गद्यांश में क्या उपाय सुझाया गया है? तनाव से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ऑप्शन से अधिक काम करना, सकारात्मक सोच रखना, पर्याप्त खाना खाना और देर रात तक जगना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सकारात्मक सोच रखना, सोच को सही रखना, अपने आप को ठीक मतलब सही सोच रखना अपना। तो इससे क्या होगा? तनाव से हम बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग दौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य को नजरअंदाज करने का क्या परिणाम हो सकता है? क्या परिणाम होगा इसका अगर हम अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करेंगे? ऑप्शन ए है शांति और सुकून, दीर्घकालीन बीमारियों का खतरा, बेहतर उत्पादकता या अधिक ऊर्जा प्राप्त होना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दीर्घकालीन बीमारियों का खतरा, बीमारी का खतरा जो है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, आगे है निम्नलिखित पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे। अब यहाँ पे जो है एक पोयम की तरह आपको पद्यांश दे दिया गया है, देखते हैं। नारी है शक्ति, नारी है ज्ञान, नारी के बिना अधूरी है सृष्टि महान। करेक्ट। नेक्स्ट, वह स्नेह का सागर, करुणा की धार, नारी है सृजन की अद्भुत पुकार, संघर्षों से आगे बढ़ती है नारी, हर बाधा को वह सरलता से हारी। नेक्स्ट क्या है, समर्पण, साहस, धैर्य का प्रतीक, नारी के बिना जीवन है अधूरा अधीर, सम्मान दो नारी को, पहचान दो, उसके स्वप्नों को भी उड़ान दो, नारी है प्रकाश, नारी है जीवन, उससे ही ये जगत स्पंदन। बहुत ही अच्छा सा एक पद्यांश है यहाँ पे दिया हुआ। अब इसका क्वेश्चंस हम देख लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, पद्यांश के अनुसार नारी के बिना क्या अधूरी है? नारी के बिना क्या चीज अधूरी है? समाज, सृष्टि, शिक्षा और क्या? राजनीति। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सृष्टि। नारी के बिना क्या अधूरी है? सृष्टि अधूरी है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। फर्स्ट, नारी के बिना अधूरी है सृष्टि महान। तो क्या अधूरी है? सृष्टि अधूरी है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नारी को किसका प्रतीक बताया गया है? नारी को किसका प्रतीक बताया गया? ऑप्शन से संघर्ष और क्रोध, समर्पण, साहस और धैर्य, शक्ति और सत्ता, सुंदरता और कला। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, संपन्न, साहस और धैर्य, नारी को इसका प्रतीक बताया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, पद्यांश में नारी को किन गुणों से संबोधित किया गया है? पद्यांश में नारी को कौन से गुणों से संबोधित किया गया है? पे ऑप्शंस देखिए, क्रोध और लालच, करुणा, स्नेह, करुणा और सृजन, धन और वैभव, कठोरता और अनुशासन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्नेह, करुणा और सृजन। ठीक है, नारी को इन गुणों से संबोधित किया गया है, स्नेह, करुणा और सृजन से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, नारी के सपनों के लिए क्या आग्रह किया गया है? नारी के सपनों के लिए क्या आग्रह किया गया है? यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, उन्हें दबाने का, उन्हें उड़ान देने का, उन्हें नज़रअंदाज करने का, उन्हें सीमित रखने का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी,
उन्हें उड़ान देने का। नारी के सपनों के लिए, सपनों को क्या देंगे? उड़ान देंगे, तभी तो सपने पूरे होंगे। तो नारी के सपनों के लिए क्या आग्रह किया गया है? उन्हें उड़ान देने का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्याकरण। अब है ग्रामर सेक्शन। आपका ग्रामर सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ पे। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं, इसलिए क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से कीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। सकर्मक क्रिया का उदाहरण चुनना है आपको। कौन सी क्रिया यहाँ पे सकर्मक है? फर्स्ट क्वेश्चन मतलब फर्स्ट ऑप्शन है बच्चा रो रहा है, मैं खाना खा रहा हूं, पक्षी उड़ रहा है, चंद्रमा चमक रहा है। तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया का उदाहरण क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मैं खाना खा रहा हूं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में मुख्य अंतर क्या है? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में मुख्य अंतर क्या है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है कर्ता में, क्रिया में, कर्म की आवश्यकता में, वाक्य की संरचना में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्म की आवश्यकता में। सकर्मक और अकर्मक क्रिया में जो अंतर होता है वो है कर्म की आवश्यकता में। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर। सकर्मक क्रिया में हमेशा क्या होता है? सकर्मक क्रिया में क्या होता है? एक कर्ता, एक कर्म, एक वाक्य, एक काल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक कर्म। सकर्मक क्रिया में हमेशा क्या होता है? एक कर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रियापद का उपयोग हुआ है? कौन सा वाक्य में क्रियापद का उपयोग हुआ है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए बच्चा दौड़ रहा है, हरे भरे पेड़, बड़ी मिठाई, नदी का किनारा। कहाँ पे क्रियापद का उपयोग किया है? तो ऑप्शन नंबर ए बच्चा दौड़ रहा है, यहाँ पे क्रियापद का उपयोग हुआ है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देख लीजिए। पत्र शब्द का एक अर्थ नहीं है। पत्र शब्द का अर्थ कौन नहीं है? देख लीजिए यहाँ पे कौन नहीं होगा। तो पत्र को हम पत्रिका भी कहते हैं, पत्र को पत्ता भी कहते हैं, ठीक है, चिट्ठी भी कहते हैं पत्र को, बट पुस्तक नहीं कहते हैं। तो यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पत्र शब्द का एक अर्थ नहीं है, वो है पुस्तक। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? मुख शब्द का एक अर्थ क्या हो सकता है? मुख, मुख मतलब मुंह। तो मुख शब्द का एक अर्थ क्या हो सकता है? क्या होगा? तो मुख ए चेहरा, बी द्वार, सी सिर और डी कंठ। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए चेहरा। ठीक है, मुख, तुम्हारा मुंह देखे हो ऐसे में बोलते हैं चेहरा, तो मुख। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देख लीजिए। अवयव शब्द की परिभाषा क्या है? अवयव की क्या परिभाषा है? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके, जो समय स्थान काल आदि में परिवर्तन करता है, बी जो वाक्य में कार्य करता है, सी जो अपनी स्थिति या रूप में कभी नहीं बदलता, जो वाक्य में संज्ञा के रूप में आता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो अपनी स्थिति या रूप में कभी नहीं बदलता, अवयव नहीं बदलता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। वह जल्दी आया, वाक्य में जल्दी शब्द किस प्रकार का अवयव है? वह जल्दी आया, यहाँ पे जल्दी शब्द किस प्रकार का अवयव है? देखिए ऑप्शंस, कालवाचक अवयव, क्रिया विशेषण अवयव, स्थानवाचक अवयव, संबंधवाचक अवयव। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्रिया विशेषण अवयव। ठीक है, नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 देखिए, राजमहल शब्द किस प्रकार का समास है? राजमहल शब्द किस प्रकार का समास है? यहाँ पे ऑप्शन देखिए,
तत्पुरुष समास, द्विग समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 17 नंबर का ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। बहुव्रीहि समास में किस प्रकार के पद होते हैं? बहुव्रीहि जो समास होते हैं उसमें किस प्रकार के पद होते हैं? यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, दो पदों का अर्थ एक साथ मिलकर नया अर्थ बनाता है। बी, दोनों पदों का अर्थ एक ही होता है। सी, पहला पद दूसरे पद का विशेषण करता है। डी, समास का अर्थ दोनों पदों से अलग होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, समास का अर्थ दोनों पदों से अलग होता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? तुम स्कूल जाओ और मैं घर पर रहूंगा। इस वाक्य का प्रकार क्या है? तुम स्कूल जाओ, ठीक है, मैं घर पर रहूंगा। इस वाक्य का क्या प्रकार है? तो यहाँ पे वाक्य दिए हुए कौन कौन सा वाक्य? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और विशेष वाक्य। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त वाक्य। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। मैंने उसे बुलाया क्योंकि वह देर से आया था। इस वाक्य में कौन सा वाक्य है? मैंने उसे बुलाया क्योंकि वह देर से आया था, ये कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और व्याख्यात्मक वाक्य। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब जो है ना हम लोगों का पाठ से हमारा पठित गद्यांश आ गया है। ठीक है, देखिए पढ़ लेते हैं इसको भी। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी का कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। ठीक है, ये कैप्टन के मर जाने पर ऐसा सोचते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है। 21 है, गद्यांश में लेखक को किस बात का दुख हो रहा है? कौन सी बात की दुख हो रही है लेखक को? यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, कौम की मानसिकता और अपने देश के प्रति उसकी निष्ठा, चश्मे की कमी, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के बारे में, अपने जीवन के फैसलों के बारे में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, कौम की मानसिकता और अपने देश के प्रति उनकी निष्ठा पर उनको क्या हो रहा था? दुख हो रहा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गद्यांश में लेखक का यह विचार सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है यहाँ पे? देखिए ऑप्शंस, चश्मा सुभाष चंद्र बोस की पहचान का हिस्सा नहीं था। सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में कोई कमी थी। सी, चश्मा मूर्ति के साथ जोड़ने का विचार लेखक ने किया था। लेखक ने चश्मा बनाने की योजना बनाई थी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में कोई कमी थी। ठीक है, क्या कमी थी? चश्मा। बढ़ते हैं अब हमारा आगे का गद्यांश जो है उसकी तरफ। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पुतोह से ही आग दिलाई उसकी, किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई पुतोह के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पुतोह रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा? बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू भर पानी भी देगा? मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील और इस दलील के आगे बिचारी की क्या चलती। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 23, भगत का निर्णय क्या था? भगत का निर्णय क्या था? फर्स्ट, पुतोह को घर में ही रखने का, पुतोह की दूसरी शादी कराने का, पुतोह को घर से बाहर निकालने का, पुतोह को छोड़ देने का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पुतोह की दूसरी शादी कराने का।
ठीक है, क्योंकि बहुत कम एज की थी तो वो चाहते थे कि उसकी शादी दूसरे शादी कर ले, उसकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, पुतोहू ने क्या कहा था जब भगत ने उसे घर छोड़ने के लिए कहा? ऑप्शन ए, मैं घर से नहीं जाऊंगी, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी, मैं आपके लिए बुढ़ापे में भोजन बनाऊंगी, मैं घर छोड़ने को तैयार हूँ। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैं आपके लिए बुढ़ापे में क्या करूंगी? भोजन बनाऊंगी। ठीक है, अब देख लेते हैं पद्यांश। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही, साहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा, मातु पितहि जनी सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन के अभरक दलन परसु मोर अति घोर, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। क्वेश्चन नंबर 25, गर्भन के अभरक दलन में अभरक का क्या अर्थ है? अभरक का यहाँ पे क्या अर्थ है? ऑप्शन देखिए, गंधक, अभरक, बच्चा, शत्रु। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अभरक का मतलब क्या होता है? बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, महीप कुमार किसे कहा गया है? महीप कुमार किसे कहा गया है? महादेव, शिव, राम, लक्ष्मण या परशुराम? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, महीप कुमार किसको कहा गया है? लक्ष्मण जी को कहा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, विपुल बार मही देवन दीन्ही में महीदेव किसका संदर्भ है? महीदेव यहाँ पे किसका संदर्भ है? ऑप्शन ए, महादेव शिव, महात्मा गांधी, कोई योद्धा युद्ध देवता, कोई राजा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महादेव शिव। महीदेवन दीन्ही, यहाँ पे महीदेव किसको कहा गया है? तो महादेव शिव को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परसु बिलोकु महीप कुमार में परसु किसके लिए प्रयुक्त हुआ? किसके लिए परसु प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शंस देखिए, एक युद्ध अस्त्र, किसी शक्तिशाली देवता का नाम, राजा की तलवार, किसी खास प्रकार का धनुष। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक युद्ध अस्त्र, उसको परशु कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 29, गंतोक का क्या अर्थ है? गंतोक का क्या अर्थ है? घाटी, जंगल, पत्थर या पहाड़? गंतोक का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहाड़। गंतोक का मतलब पहाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, जितेन नार्ग की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी? ऑप्शंस देखिए, महात्मा गांधी, दलाई लामा, महात्मा बुद्ध और महावीर की। तो जितेन नार्ग की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी? तो दलाई लामा जी की तस्वीर जो है जितेन नार्ग की जीप में लगी हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन आंसर हम बाद में देखेंगे। अभी जितना भी मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया, ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, इसको भी बहुत अच्छे से आप लोग रिवीजन कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिए, ताकि बाद में ऐसा ना लगे कि मॉडल पेपर का क्वेश्चन था, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया और यही क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आ गया। तो जितने भी मैंने 30 के 30 क्वेश्चन अभी आप लोगों को बताए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिए। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए चैनल को, वीडियोस को, एंड लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे।